साथियों नमस्कार, मैं आलोक त्रिपाठी अपने YouTube चैनल आलोक ज्ञानशाला में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस चैनल पे साथियों मैं आपको क्लास 10th क्लास 12 का मैथमेटिक्स, यूपी बोर्ड एनसीईआरटी बुक पढ़ाता हूं और क्लास 10th का फिजिक्स भी। तो आज जो मैं आपके लिए लेके आया हूं साथियों वो है क्लास 10th का मैथमेटिक्स, जिसमें हम लोगों का टॉपिक चल रहा है, यानी कि हम लोगों का जो एक्सरसाइज चल रहा है वो है त्रिभुज। और त्रिभुज में हमने दो त्रिभुजों की सर्वांग समता की चारों दशाएं पढ़ी और समरूपता की 2 कसौटी जानी। अब हम आगे थ्योरम को सिद्ध करेंगे। तो त्रिभुज का जो पहला थ्योरम है यानी प्रमेय 6.1, प्रमेय 6.1 प्यारे बच्चों, तो थ्योरम में जो आपको लिखा होगा मोटे मोटे स्टार्टिंग में लिखा भी है, देखिएगा एनसीईआरटी बुक को। 6.1 थ्योरम है कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा त्रिभुज की अन्य 2 भुजाओं को जिन 2 बिंदुओं पे प्रतिच्छेद करती है वे बिंदु उन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये जो मोटे लाइन में लिखा हुआ जो अभी हमने बोला है आपके लिए वो है साधारण प्रतिज्ञा, यानी वो आपका क्वेश्चन पेपर में आएगा। और जो आपका ये स्टेटमेंट है इसी में क्या दिया है और क्या सिद्ध करना है दोनों हिडन होते हैं प्यारे बच्चों। तो देखिए क्या है साधारण प्रतिज्ञा। हमारा साधारण प्रतिज्ञा है, साधारण प्रतिज्ञा साधारण प्रतिज्ञा है प्यारे बच्चों, साधारण प्रतिज्ञा है कि एक त्रिभुज में या किसी त्रिभुज में, जैसा भी लिखना हो, किसी त्रिभुज में, किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा, किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा, समांतर खींची गई रेखा खींची गई रेखा त्रिभुज की अन्य 2 भुजाओं को, त्रिभुज की अन्य 2 भुजाओं को जिन 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, जिन 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, वे बिंदु उन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं, समान अनुपात में विभाजित करते हैं। तो क्वेश्चन पेपर में स्टेटमेंट दिया होगा, यही है साधारण प्रतिज्ञा। तो साधारण प्रतिज्ञा क्या है बच्चों? किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा त्रिभुज की अन्य 2 भुजाओं को जिन 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वे बिंदु उन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। प्यारे बच्चों, यही साधारण प्रतिज्ञा है।
किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वे बिंदु उन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। तो फिगर देखिए प्यारे बच्चों, ये हमारा त्रिभुज एबीसी है, त्रिभुज एबीसी है। अब इसी स्टेटमेंट में क्या दिया है, क्या सिद्ध करना है, वो आपको जो है इसी में दिया होगा और इसी में से आपको ढूंढ लेना होगा कि क्या दिया है और क्या सिद्ध करना है। तो क्या दिया है, किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा। अब बीसी के समांतर एक रेखा खींच दीजिए। ये हो गया, बीसी के समांतर रेखा आपने डी खींच दी। तो किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं को, तो देखिए बीसी के समांतर आपने रेखा खींच दी डीई, तो बीसी के अतिरिक्त अन्य दो भुजा कौन सी बची, एबी और एसी। तो किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा यानी बीसी के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं यानी एबी और एसी को जिन दो बिंदुओं पे प्रतिच्छेद करती है, किन दो बिंदुओं पे, डी और ई पर प्रतिच्छेद करती है। तो ये बिंदु यानी ये बिंदु इन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। ये सिद्ध करना है कि वे बिंदु उन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं, ये प्रूफ करना है। बाकी इसके पहले जो कुछ भी लिखा है यहाँ तक ये हमें दिया है। तो किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पे प्रतिच्छेद करती है, यानी आपको दिया क्या है कि त्रिभुज एबीसी में बीसी के समांतर रेखा डी खींची गई है और ये त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं यानी एबी को डी पर और एसी को ई पर प्रतिच्छेद करती है। तो सिद्ध क्या करना है कि वे बिंदु यानी डी और ई उन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, दिया क्या है, दिया है त्रिभुज एबीसी में डीई समांतर बीसी, डीई समांतर बीसी। अब देखिए डी एबी को तथा ई एसी को प्रतिच्छेद करती है। ये दिया है प्यारे बच्चों। अब देखिए सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, वहां रेड लाइन से देखिए लिखा हुआ है, सिद्ध करना है, अंडरलाइन किया है प्यारे बच्चों। क्या सिद्ध करना है कि वे बिंदु उन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं, यानी बिंदु डी रेखा एबी को उसी अनुपात में विभाजित करता है जो बिंदु ई रेखा एसी को करता है। यानी हमें सिद्ध करना है एडी अपान डी बी इज इक्वल टू एई अपान ई सी। ये प्यारे बच्चों हमें सिद्ध करना है। तो आपको यहाँ रचना अब करनी पड़ेगी। तो रचना देखिए क्या किया है आपने, क्या करेंगे आप, रचना इसमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो देखिए क्या कीजिए, डी से एसी पे लंब गिरा दीजिए, डी से एसी पर लंब गिरा दीजिए प्यारे बच्चों। ये डीएम हो गया और ई से
ए बी पे लंब गिरा दीजिए, यानी डी से ए ई पे लंब गिरा दीजिए और ई से ए डी पे, चाहे आप ए ई कहिए, चाहे ए सी कहिए, चाहे ए डी कहिए, चाहे ए बी कहिए, बात वही है। और ई से ए बी या ए डी पर लंब ड्रा कर दीजिए। ई एन प्यारे बच्चों, एन सीधा लिख दिया जाए, ई एन। और रचना करनी है बी ई और डी सी को मिला दीजिए। ये प्यारे बच्चों, तो आपने रचना क्या किया? आपने रचना किया है कि डीएम लंब ए बी कह लो चाहे ए ई कह लो, तो डीएम लंब ए बी नहीं, डीएम लंब ए सी, चाहे ए ई कह लो चाहे ए सी कह लो, तो डीएम लंब ए सी तथा ईएन लंब ए बी, चाहे ईएन लंब ए बी कह लो चाहे ईएन लंब ए डी कह लो, तो ईएन लंब ए बी खींचा। इतना तो किया ही किया आपने, और भी किया। क्या किया? बीई तथा ईसी को मिलाया, ये हो गया प्यारे बच्चों। अब देखिए उत्पत्ति यानी प्रूफ जिसको कहते हैं, तो उत्पत्ति देखिए, अब देखिए त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल आप दो तरीकों से निकालिए। किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई या शीर्ष लंब। तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल आप जो है 2 बार निकालिए, आधार को चेंज कर दीजिए। जैसे ही आधार चेंज होगा लंब भी चेंज हो जाएगा। तो देखिए कैसे होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल ये होगा 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, ऊंचाई मीन्स शीर्ष लंब। तो देखिए 1/2 गुणे आधार, अगर आप आधार AD को लेते हैं, जैसे आप कोई त्रिभुज यहां पे बना लीजिए ABC, तो अगर आपने आधार BC को माना तो जो लंब यानी शीर्ष लंब या ऊंचाई होगी वो जो A से BC पर खींचा गया लंब होगा। जैसे आपने त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आपको निकालना है और आधार आपने BC ले लिया, तो B और C शीर्ष को छोड़िए, तीसरा शीर्ष क्या बचा A, तो A से जो BC पे लंब आएगा वही क्या हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो देखिए आधार इस बार हम क्या ले रहे हैं, AD, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। तो क्या होगा 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई यानी शीर्ष लंब। तो 1/2 गुणे आधार हमने क्या ले लिया, AD। अगर AD ले लिया तो तीसरे शीर्ष से जो लंब खींचा जाएगा वो ऊंचाई बनेगी, यानी E से जो लंब खींचा जाएगा तो गुणे EN। ये हो गया प्यारे बच्चों इक्वेशन फर्स्ट। ये है एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। अब देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, फिर निकालिए उसी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल 1/2 गुणे आधार, इस बार आप AE को कर दीजिए, त्रिभुज ADE का ही तो क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, तो इस बार आधार AE कर दीजिए।
तो आधार ए ई करेंगे तो ए और ई वाले शीर्ष को छोड़ दीजिए, तीसरे शीर्ष से जो लंब होगा वही ऊंचाई बन जाएगी। तो 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई या शीर्ष लंब जो होगा वो क्या हो जाएगा, जो डी से खींचा जाएगा, डी एम। ये सेकेंड हो गया। अब देखिए प्यारे बच्चों, दो त्रिभुजों का और क्षेत्रफल आप निकालिए। किस किस त्रिभुज का? एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE। तो ये क्या होगा, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई या शीर्ष लंब। तो देखिए प्यारे बच्चों, 1/2 गुणे त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, BDE का क्षेत्रफल हम निकाल रहे हैं। तो 1/2 गुणे अगर हम आधार BD को ले लें और किस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, BDE का, तो B और D वाले शीर्ष को छोड़ दीजिए क्योंकि आपने आधार BD ले लिया। तो तीसरा शीर्ष क्या बचा, E बचा, क्योंकि हम BDE का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। तो तीसरा शीर्ष क्या बचा प्यारे बच्चों, E बचा। तो E से जो लंब गिरेगा BD पे, तो E से BD पे लंब क्या गिर रहा है, EN गिर रहा है प्यारे बच्चों। क्या गिर रहा है, EN गिर रहा है। तो 1/2 अगर आधार हमने DB ले लिया, अगर हमने DB ले लिया तो गुणे ऊंचाई, ऊंचाई क्या बनेगी, हम त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। तो अगर हमने आधार BD लिया है तो हमें तीसरा शीर्ष ढूंढना होगा। अगर BD लिया है तो तीसरा शीर्ष E होगा, और यहाँ से जो लंब गिराया गया है BD पे वो EN है प्यारे बच्चों। तो इंटू EN ये आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल BD। ये इक्वेशन थर्ड हो गया प्यारे बच्चों। अब देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल, इस बार निकालेंगे CDE का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE बराबर फार्मूला वही 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो इस बार आधार हम देखिए किस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, CDE का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। तो 1/2 गुणे अगर आधार हमने CE ले लिया तो ऊंचाई कौन सी बनेगी, जो तीसरा शीर्ष बचेगा। C और E को छोड़ दीजिए। तो हम किस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, CDE का निकाल रहे हैं। तो तीसरा शीर्ष क्या बचा प्यारे बच्चों, D। अगर हम CDE का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो 1/2 गुणे आधार हमने EC ले लिया है, तो तीसरा शीर्ष CDE त्रिभुज का तीसरा शीर्ष D बचा। तो D से जो लंब गिराया जाएगा CE पे यानी DM, ये ऊंचाई बनेगी। तो 1/2 गुणे आधार प्यारे बच्चों त्रिभुज CDE का क्या लेंगे, CE। तो तीसरा शीर्ष क्या बचा, D। तो D से जो CE पे लंब गिरेगा यानी वही ऊंचाई बनेगी। तो गुणे DM, ये फोर्थ हो गया। अब देखिए प्यारे बच्चों एक थ्योरम और देखिए, 9th का थ्योरम है। थ्योरम यही लिख देता हूं, वहां फिर उसको अप्लाई करता हूं। प्यारे बच्चों थ्योरम है, एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं।
ये प्यारे बच्चों 9th का थ्योरम है। एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, एक ही आधार डी, आधार क्या ले लीजिए डी, और एक ही समांतर रेखाओं डी और बीसी के बीच दो त्रिभुज हैं जिनका आधार डी है। एक ही आधार डी और एक ही समांतर रेखाओं में डी और बीसी के बीच दो त्रिभुज स्थित हैं जिनका आधार डी है। वो कौन सा है? त्रिभुज बी डी और त्रिभुज सी डी। दोनों में आधार क्या है? डी कॉमन हो रहा है। तो देखिए, एक ही आधार डी, एक ही आधार डी तथा एक ही समांतर रेखाओं तथा एक ही समांतर रेखाओं, एक ही समांतर रेखाओं कौन कौन सी? दो समांतर रेखाओं कौन कौन सी? डीई और बीसी, डीई और बीसी के बीच दो त्रिभुज, दो त्रिभुज कौन कौन से हैं प्यारे बच्चों? जिनका आधार डी है। दो त्रिभुज कौन कौन से? सी डी, दो त्रिभुज, त्रिभुज बी डी, बी डी ई और त्रिभुज सी डी ई स्थित हैं, सी डी ई स्थित हैं। इसलिए इनके क्षेत्रफल बराबर होंगे, इसलिए इनके क्षेत्रफल बराबर होंगे, इसलिए इनके क्षेत्रफल बराबर होंगे। ये थ्योरम कहता है प्यारे बच्चों, इनके क्षेत्रफल बराबर होंगे। सच दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी इज इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई। इसको भी क्वेश्चन बना दीजिए 5। अब देखिए आप त्रिभुज AD, देखिए क्या करेंगे आप अब नेक्स्ट स्टेप में, अब प्रूफ होने जा रहा है। त्रिभुज ADE के क्षेत्रफल का अनुपात आप त्रिभुज BDE के क्षेत्रफल से करेंगे। त्रिभुज ADE के क्षेत्रफल का अनुपात आप त्रिभुज BDE के क्षेत्रफल से करेंगे। ये ADE के क्षेत्रफल का अनुपात हम किससे निकालेंगे? BDE के क्षेत्रफल से। तो चूंकि आपने क्या किया है, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल आपने 2 बार निकाला है, तो अगर आपने त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल त्रिभुज BDE के क्षेत्रफल का अनुपात लेंगे, अगर त्रिभुज ADE और त्रिभुज BDE के क्षेत्रफल का अनुपात लेंगे तो ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज ADE का वह क्षेत्रफल लीजिएगा जिनमें ऊंचाई कॉमन हो, जो BD की ऊंचाई हो वही जो है त्रिभुज ADE के क्षेत्रफल में वही त्रिभुज ADE के क्षेत्रफल में AD की ऊंचाई हो। कहने का मतलब है कि दोनों की ऊंचाई इक्वल हो। तो देखिए, अगर आपने त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल ये वाला लिया है तो ऊंचाई क्या बनी? EN। तो EN किसकी ऊंचाई बनेगी? जब हम त्रिभुज BDE के क्षेत्रफल का अनुपात करेंगे। तो त्रिभुज ADE और BDE के क्षेत्रफल का अनुपात अगर आप निकालेंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वेशन फर्स्ट वाला लेंगे, और त्रिभुज ADE के क्षेत्रफल का, त्रिभुज ADE के ही क्षेत्रफल का अनुपात त्रिभुज CDE के क्षेत्रफल से करेंगे। तो उसमें ध्यान दीजिएगा बच्चों, वहाँ भी ध्यान देने वाली बात है। वहाँ अब देखिए इसमें ऊंचाई क्या बनेगी? जब CDE का क्षेत्रफल निकालेंगे तो ऊंचाई EN बनेगी। तो ADE के क्षेत्रफल में वो वाला क्षेत्रफल लेंगे जिसमें ऊंचाई EN बन रही हो, जिसमें ऊंचाई क्या बन रही हो प्यारे बच्चों? जिसमें ऊंचाई DM बन रही हो। ये नहीं समझ में आया? मैं जान गया नहीं समझ में आया। देखिए कैसे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, त्रिभुज ADE और त्रिभुज BDE के क्षेत्रफल का अनुपात याद करेंगे। त्रिभुज ADE और त्रिभुज BDE
के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करेंगे। तो ध्यान देना, त्रिभुज ADE के क्षेत्रफल, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल आपने 2 बार निकाला है। तो अगर आप त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल और त्रिभुज BDE के क्षेत्रफल का अनुपात ले रहे हैं तो दोनों ही त्रिभुजों की ऊंचाई समान होनी चाहिए। तो त्रिभुज ADE का वह क्षेत्रफल लीजिए जिसमें ऊंचाई जो आपकी ADE में बन रही है वही BDE में बनना चाहिए। कहने का मतलब जो त्रिभुज BDE की ऊंचाई बन रही है वही त्रिभुज ADE की भी ऊंचाई बने, यानी शीर्ष लंब बने। तो शीर्ष लंब वो कट जाएगा। तो जैसे देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपान एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE। अब थोड़ा सस्पेंस है क्योंकि त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल तो आपने 2 बार निकाला, तो इसको लें या इसको लें। तो ध्यान दीजिएगा, आप त्रिभुज ADE के क्षेत्रफल का अनुपात किससे ले रहे हैं? त्रिभुज BDE के क्षेत्रफल से। तो त्रिभुज BDE के क्षेत्रफल में ऊंचाई क्या बनी है? EN। तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल वो वाला लीजिए जिसमें ऊंचाई EN बन रही हो, यानी फर्स्ट वाला। तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? हाफ इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, हाफ इंटू AD इंटू EN वाला ही क्यों लेंगे? क्योंकि त्रिभुज BDE के क्षेत्रफल में जो ऊंचाई है वो EN है, इसलिए लेंगे। तो अपान एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE क्या है? हाफ इंटू DB इंटू EN। कहाँ से? सेकेंड व 4 से। प्यारे बच्चों, तो हाफ से हाफ कट गया, EN से EN कट गया। क्या आ गया? एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपान एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल टू AD अपान DB। ये इक्वेशन 5 बन गया। अब प्यारे बच्चों, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE यानी त्रिभुज ADE के ही क्षेत्रफल का अनुपात त्रिभुज CDE के क्षेत्रफल से लीजिए, CDE के क्षेत्रफल से। तो प्यारे बच्चों, CDE के क्षेत्रफल में ऊंचाई क्या बनी? ऊंचाई DM बनी है। तो त्रिभुज ADE का वह क्षेत्रफल लीजिए जिसमें ऊंचाई DM हो, यानी ये वाला हो। यहाँ सारी बच्चों, यहाँ पे फर्स्ट व थर्ड से हाँ, तो समझ में आ गया होगा। अब हम त्रिभुज ADE के क्षेत्रफल का अनुपात त्रिभुज CDE के क्षेत्रफल से लेंगे और त्रिभुज CDE के क्षेत्रफल में ऊंचाई क्या बनी? DM। तो त्रिभुज ADE का वह क्षेत्रफल लेंगे जिसमें ऊंचाई DM बन रही है, यानी इक्वेशन सेकेंड वाला लेंगे। तो देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपान एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE इज इक्वल टू, अब CDE के क्षेत्रफल में ऊंचाई क्या बनी प्यारे बच्चों? DM। तो ADE का वह क्षेत्रफल लीजिए जिसमें ऊंचाई DM बन रही हो। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE क्या हो जाएगा? हाफ इंटू AE इंटू DM अपान एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE तो आपके सामने है प्यारे बच्चों, हाफ इंटू C को EC लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ भी EC कर दो, बात वही है, चाहे C लिखो चाहे EC लिखो, EC इंटू DM। अब DM से DM कट जाएगा, 1/2 से 1/2 कट जाएगा। ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, कहाँ से ये लिया गया? सेकेंड व 4 से। अब देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपान एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE के स्थान पे
इक्वेशन 4 से प्यारे बच्चों, इक्वेशन 4 से एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE के स्थान पे एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हैं। तो इक्वेशन 4 से एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE के स्थान पे प्यारे बच्चों क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ये हो गया। अब प्यारे बच्चों इक्वेशन 4 में आइए, और इक्वेशन 4 में नहीं, इक्वेशन 5 में आइए, और एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE की वैल्यू रख दीजिए। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE की वैल्यू क्या है, AD अपॉन DB, यहाँ ला के रख दीजिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE के प्लेस पे क्या रख दीजिए, AD अपॉन DB। तो क्या हो जाएगा ये, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। कहाँ से प्यारे बच्चों, 5 से, और इसी के साथ ये प्रूव हो गया। तो प्यारे बच्चों हमने अपना मैक्सिमम प्रयास किया कि आपके समझ में आ जाए। अगर आपको ये समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आगे के भी थ्योरम आपको मिलते रहें। इसके लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलिए प्यारे मित्रों। धन्यवाद।